यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद समाजवाद की प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम सभी चीज़ों को इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे कि इसमें अपना नोट्स है जो बनाया हुआ है वो है, और एनसीईआरटी बुक का भी है, एक ही में समाहित है। एनसीईआरटी बुक का भी है और एससीईआरटी बुक का भी है, दोनों का, यानी तीनों चीज़ें इसमें समाहित की गई है। और यहाँ से बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू करते हैं कि यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद और समाजवाद की प्रकृति के बारे में, ठीक है। उदारवाद के पहला पॉइंट है कि उदारवाद के उदय में निम्न घटकों का योगदान माना जाता है। यानी कि उदारवाद के उदय में, यानी कि उदारवाद के उदय में निम्न घटकों का योगदान किसे माना जाता है, तो इसके कई कारण हैं कि उदारवाद क्यों आया था, क्या वजह थी कि उदारवाद आया था। पहला, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण हुआ, उसकी वजह से उदारवाद आया। दूसरा, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। तीसरा उदारवाद का आने का कारण क्या है, तो वाणिज्यवादी दर्शन। चौथा, संचार साधनों का विकास। पांचवा, यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय, यानी कि यूरोपीय समाज में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था उसकी वजह से भी उदारवाद आया। वैसे अगर उदारवाद की बात करें कि उदारवाद का प्रारंभ कहाँ पे होता है, तो उदारवाद का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पे होता है, यूरोप में होता है। और उसमें भी कहाँ पे होता है, तो पश्चिमी यूरोप में होता है। यानी कि उदारवाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम इंपॉर्टेंस मान लेते हैं। और इसको हम क्या मानेंगे, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि उदारवाद का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो उदारवाद का प्रारंभ सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में हुआ था। सब कहेंगे, ऑप्शन में आ जाएगा यूरोप। सबको पता है कि उदारवाद का उदय यूरोप में ही हुआ है, लेकिन यूरोप में कौन, चार दिशा होती है, उत्तर होती है, दक्षिण होती है, पूरब होता है, पश्चिम होता है। तो यूरोप के कौन से हिस्से में हुआ था, तो यूरोप के पश्चिमी हिस्से में हुआ था उदारवाद का सबसे पहले प्रारंभ। उदारवाद का आशय किससे है, किससे आशय मतलब उदारवाद किसे कहेंगे, या उदारवाद का अर्थ क्या होता है। तो उदारवाद एक ऐसा विचार है जो, या जिसमें, उदारवाद क्या है, एक ऐसा विचार है जिसमें दृढ़ता का अभाव हो। क्या हो, दृढ़ता का अभाव। उसमें एक पॉइंट फिक्स ना कर दी जाए, कि एक पॉइंट ना फिक्स कर दी जाए कि नहीं यही होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो दृढ़ता का अभाव, यानी कि उदारवाद में दृढ़ता नहीं होनी चाहिए और लचीलेपन की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। अगर उसमें बदलाव की जरूरत पड़े तो उसमें बदलाव आसानी से किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। रिचर्ड बेहम के अनुसार अगर उदारवाद की बात करें तो क्या कहते हैं रिचर्ड बेहम, तो वो कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर विश्वास है तो उसी को हम क्या कहेंगे, उदारवाद कहेंगे। यह बात किसने कही थी, तो रिचर्ड बेहम ने कही थी। क्या कहा था रिचर्ड बेहम ने, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। क्या उदारवाद धर्मनिरपेक्षता के बिना लागू हो सकता है, तो नहीं, उदारवाद लागू नहीं हो सकता। किसके बिना, उदारवाद हो चाहे राष्ट्रवाद हो, ठीक है, दोनों की बात करेंगे, चाहे उदारवाद हो और चाहे राष्ट्रवाद हो। इनका आदर्श, धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के बिना उदारवाद लागू नहीं हो सकता है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का आदर्श जरूरी है उदारवाद या राष्ट्रवाद को लागू करने के लिए। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। किसको माना जाता है उदारवाद का जनक, तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहते हैं। उदारवाद का जनक जॉन लॉ। लेवियाथन की रचना किसने की थी, तो लेवियाथन की रचना थॉमस हॉब्स ने की है। किसने की है, लेवियाथन की रचना थॉमस हॉब्स ने की है। कब की थी, 1651 ईस्वी में। कब, 1651 ईस्वी में। किसने कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह बात किसने कही थी, तो जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था कि राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है, और स्वतंत्रता को महत्व दिया था। स्वतंत्रता को महत्व किसने दिया था, तो जॉन लॉक ने स्वतंत्रता को महत्व देते हुए कहा कि राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है। जॉन लॉक के उदारवाद में, यानी जॉन लॉक के जो विचार हैं, उदारवाद के कौन से सिद्धांत पाए गए हैं, कि जॉन लॉक के विचार में उदारवाद के कौन से सिद्धांत पाए गए हैं, तो स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहमति का शासन, संवैधानिक शासन। और जॉन लॉक ने कौन से राज्य का समर्थन किया है, तो जॉन लॉक ने अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया है। पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव माना इन्होंने, और समझौते की स्वतंत्रता को माना है। किसने, जॉन लॉक ने। इन्होंने उदारवाद में इन सभी पॉइंटों को समाहित किया है। अगर बात करेंगे कि जॉन लॉक उदारवाद को किस तरह से मानता है, कि उदारवाद में क्या क्या होना चाहिए जॉन लॉक के विचार से, तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, संविधान का शासन होना चाहिए। जॉन लॉक के विचार में हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन होना चाहिए, पितृसत्तात्मक सत्ता का अभाव होनी चाहिए, यानी कि सबको सत्ता, ये नहीं कि जो बेटा बेटा चलते रहे, मेल का कंडीशन नहीं होना चाहिए, उसमें मेल भी होनी चाहिए और फीमेल भी होनी चाहिए। कौन कह रहा है, जॉन लॉक कह रहा है। समझौते की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसने कहा था, कि किसका मानना है कि उदारवाद का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ है। कौन कहता है कि उदारवाद का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ है, तो ऐसा कहने वाले थे लेसेज फेयर। कौन थे, लेसेज फेयर थे। लेसेज फेयर क्या थे, तो लेसेज फेयर एक उदारवादी व्यक्ति थे और उन्मुक्त बाजार का समर्थन किया था। उन्मुक्त बाजार का समर्थन या उन्मुक्त व्यापार का समर्थन किसने किया था, तो लेसेज फेयर ने किया था। सरकारी मामलों में धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसका मानना है, तो उदारवाद का मानना है।
राजा, अभिजात्य वर्ग, पादरी वर्ग जैसे लोग उदारवाद के मुख्य विरोधी होते हैं। नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद किसे कहा गया था? नकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद किसे कहा जाता है? तो जब राज्य हस्तक्षेप करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? तो नकारात्मक उदारवाद कहा जाएगा। और जब राज्य अहस्तक्षेप करेगा तो उसे सकारात्मक उदारवाद कहा जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी। नकारात्मक उदारवाद कैसे होगा? जब निगेटिव चीज़ें दिखती है। निगेटिव चीज़ें कब दिखेगी? तो जब राज्य क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। ठीक है। किन लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था? किन लोगों ने दिया था आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप का सिद्धांत? तो एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था। कब लिखा था? 1776 में। बुक का डेट भी हमें ज्ञात करना है कि द वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी गई थी? 1776 में लिखी गई थी। रिकार्डो, माल्थस, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का क्या नाम था? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कब लिखी गई थी? 1848 ईस्वी में। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब लिखी गई थी? तो 1848 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो इन लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। कौन कौन थे इसमें? एडम स्मिथ थे, रिकार्डो थे, माल्थस थे, जर्मी बेंथम थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे। नकारात्मक उदारवाद में किसका योगदान था? तो मॉन्टेस्क्यू का, टॉमस पेन जैसे लोगों ने उदारवाद के विकास में योगदान दिया था। 18वीं शताब्दी के उदारवाद ने किस पर समझौता किया था? तो मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। कब? 18वीं शताब्दी के उदारवाद ने। अगर पूछेगा कि किस समय का उदारवाद जो था जिसने समझौते पर आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, तो वह था 18वीं शताब्दी का उदारवाद था, जिसमें राज्य के हस्तक्षेप की मान्यता नहीं दिया गया था। तो इसी का परिक्रम है कि नकारात्मक उदारवाद वह उदारवाद होगा जब राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा। नव उदारवाद क्या कहलाता है? तो नव उदारवाद को ही नव दक्षिण पंथ कहा गया है। दक्षिण पंथ का अर्थ क्या होता है? तो पुरानी परंपरा को लेकर चलना जिसका वर्तमान समय में कोई मतलब न हो। इस तरह से कहा जाता है कि नव उदारवाद क्या है? तो नव उदारवाद नव दक्षिण पंथ है। नव दक्षिण पंथ का मतलब क्या हो जाएगा? कि पुरानी परंपरा को लेकर चलना जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं, उसे नव उदारवाद कहा जाता है। नकारात्मक उदारवाद राज्य के क्रियाओं में, यानी कि राज्य के क्रियाओं में अहस्तक्षेप के उस अवधारणाओं को मान्यता दिया गया जो गरीबी के कल्याण के नाम पर नौकरशाही आकार में वृद्धि की बात करते हैं। कहने का मतलब यहाँ है कि जो राज्य की क्रियाओं में अहस्तक्षेप मतलब कोई रोक टोक नहीं करना है। अगर रोक टोक नहीं करना है, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो दूसरे के काम में बाधा न पहुँचे, ये भी देखना है। तो ये हस्तक्षेप का प्रक्रिया देखने पे जो गवर्नरशाही का, यानी कि नौकरशाही का जो प्रोसेस किया गया था, उसके चलते क्या हो रहा है कि गरीबों के कल्याण के नाम पे नौकरशाही के आकार में वृद्धि की बात करता है। कौन? नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको शास्त्रीय उदारवाद या अहस्तक्षेप व्यक्तिवाद के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक न्यूनतम और सीमित राज्य भूमिका का समर्थन करता है। यूरोप में समाजवाद का विकास, यानी यूरोप में समाजवाद का विकास कैसे हुआ था? क्या वजह थी कि यूरोप में समाजवाद का विकास हुआ? तो यूरोप में समाजवाद की भावना का विकास तब हुआ जब यूरोप के औद्योगिकीकरण के समय, जब यूरोप में औद्योगिकीकरण हो रहा था, तो उस समय जो पीड़ित व शोषित वर्ग थे उनके अधिकारों के सृजन से जो परिस्थिति पैदा हुई उसको क्या कहा जाता है? तो उसको समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो समाजवाद की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियस से हुई है। क्या से? लैटिन भाषा के सोशियस से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सहयोगी या सहचर। समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 में इटली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो इटली में किया गया था। लेकिन सबसे प्रमुख समाजवादी विचारक किसे माना जाता है? तो सबसे प्रमुख समाजवादी विचारक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के निवासी थे। और समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो इटली में हुआ था। लेकिन सबसे प्रमुख समाजवादी किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उस पत्रिका का क्या नाम था? तो उस पत्रिका का नाम था कोऑपरेटिव मैगजीन नाम था। इस पत्रिका में समाजवाद का पहली बार प्रयोग किया गया था। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन रॉबर्ट ओवेन ने जो सोशलिस्ट या समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था वह उस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में समाजवाद लोकप्रिय हुआ था। अर्थात समाजवाद का आरंभिक प्रयोग रॉबर्ट ओवेन अपने सहयोगियों एवं साथियों के लिए किया था। किसके लिए किया था? तो अपने सहयोगियों और साथियों के लिए किया था। इसलिए समाजवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो समाजवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और समाजवाद जो है वह
वैज्ञानिक समाजवाद तो कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का। समाजवाद की अवधारणा में किसे महत्वपूर्ण माना गया? तो समाजवाद की अवधारणा में पूंजीवाद की आलोचना, श्रमिक शोषण से मुक्ति करना एवं संपत्ति का न्याय संगत वितरण महत्वपूर्ण माना गया। किसमें? समाजवाद की अवधारणा में। समाजवाद को किस काल के विचारकों ने बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया? तो प्रबोधन काल के विचारों ने बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। इसमें कौन थे? तो रॉबर्ट ओवेन की पुस्तक थी न्यू बुक ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में किसका विचारों का समर्थन किया गया है? तो इसमें प्रबोधन काल के प्रसिद्ध विचारक रूसो के विचारों का समर्थन किया गया है। अधिकांश बुद्धिजीवी जो विचारक थे वो किस वर्ग से जुड़े थे? तो वह मध्यम वर्ग की उपज थे। क्योंकि जो औद्योगिकीकरण की तीव्रता इंग्लैंड में सबसे पहले स्थापित हुई थी, इसलिए आर्थिक शोषण की आलोचना भी सबसे पहले कहाँ पे होगी? तो इंग्लैंड में ही प्रारंभ हुई थी। कृषि श्रमिकों के विरुद्ध जो शोषण हो रहा था उनके विचारों को व्यक्त किसने किया था? तो स्पेंस ने, टॉमस पेन ने और ओगिलवी ने। किसने? ओगिलवी ने क्या किया था कि कृषि श्रमिकों के विरुद्ध जो शोषण हो रहा था उनके विचारों को व्यक्त किया। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक टॉमस पेन ने लिखा था। किसने लिखा था? टॉमस पेन ने लिखा था। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक में किन मुद्दों को उजागर किया गया था? तो इसमें निम्नलिखित मुद्दों को उजागर किया था, जैसे भूमि का समाजीकरण, दूसरा बड़े जागीरदारों पर भारी कर, श्रमिकों और उनके परिवार संबंधियों एवं वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था, प्रसव अवकाश की मांग। ये सब किसमें की गई थी? तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक में की गई थी। और किसने लिखा था यह पुस्तक? तो टॉमस पेन ने लिखा था। किस विचारक ने अपनी पुस्तक में व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना की है? तो वह विचारक था विलियम गाडविन। विलियम गाडविन ने व्यक्ति संपत्ति की आलोचना की, यानी व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना किसने की है? तो विलियम गाडविन ने की है। किस पुस्तक में की है? तो पॉलिटिकल जस्टिस में। यानी पॉलिटिकल जस्टिस पुस्तक किसकी है? तो पॉलिटिकल जस्टिस पुस्तक विलियम गाडविन की है और इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना की है। इंग्लैंड का कौन इतिहासकार था जिसने इंग्लैंड के अंतर्गत गरीबों व शोषित वर्ग की आर्थिक दशा पर दुख व्यक्त किया है? तो वह था जीन चार्ल्स सिस्मोंडी। कौन था? जीन चार्ल्स सिस्मोंडी था, जिसने इंग्लैंड के अंतर्गत गरीब व आर्थिक शोषण से जो व्यक्ति दुखी थे उनके ऊपर दुख व्यक्त किया है। फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक का क्या नाम था? द कंडीशन ऑफ एन इंग्लिश वर्किंग क्लासेज। द कंडीशन ऑफ एन इंग्लिश वर्किंग क्लासेज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो फ्रेडरिक एंजल्स ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक एंजल्स ने की थी। इस पुस्तक में इन्होंने किस बात का वर्णन किया है? तो इसमें उद्योगों के कारण जिनका जीवन बहुत कष्टमय था उनकी स्थितियों का वर्णन किया गया है। किसमें? द कंडीशन ऑफ एन इंग्लिश वर्किंग क्लासेज। नाम से ही पता चला कि द कंडीशन यानी कंडीशन के बारे में बात कर रही है। कहाँ के? इन इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड में। कौन से? वर्किंग क्लासेज, काम करने वाला जो वर्ग था उस कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो उनका कंडीशन कैसा था? तो उनका कंडीशन कष्टमय था और उनकी स्थितियों का वर्णन कहाँ पे किया गया था? तो द कंडीशन ऑफ एन इंग्लिश वर्किंग क्लासेज बुक में किया गया था। और किसने लिखा था यह पुस्तक? तो फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था। जब विचारक ने यह सब बातें विरोध कर रही थी, कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में विरोधात्मक प्रक्रिया शुरू हो गई थी, विचारकों के द्वारा पुस्तक लिखे जा रहे थे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इन प्रभाव पड़ा कि 1819 ईस्वी में फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। यानी कि इंग्लैंड में फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? तो इंग्लैंड में फैक्ट्री अधिनियम 1819 में पारित किया गया। उस दौर में यानी 18वीं शताब्दी में मजदूरों के हित के लिए जो आंदोलन चलाए गए उसे विद्वानों ने क्या नाम दिया था? तो उसके विद्वानों ने सहकारी समाजवाद का नाम दिया था। कार्ल मार्क्स ने सहकारी समाजवाद की जगह किस समाजवाद का नाम दिया? तो कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने शुरुआती समय में समाजवाद के मूल सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। कार्ल मार्क्स ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कार्ल मार्क्स ने राय-नीसे जैतुंग पत्रिका का संपादन किया था। यहाँ पे राइजिंग लिखा है तो राइजिंग नहीं होगा, क्या होगा? राय-नीसे होगा। क्या होगा? राय-नीसे, ऐसे लिखा जाएगा। राय-नीसे जैतुंग पत्रिका का संपादन किया था समाचार पत्र का। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और 1847 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किसकी रचना की थी? तो 1847 में कार्ल मार्क्स ने, ये कम्युनिस्ट नहीं होगा, कम्युनिस्ट होगा। क्या होगा? ये नीचे लिखा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की थी। कब? 1847 ईस्वी ने। और 1847 में ही किस संस्था का गठन किया था? तो कम्युनिस्ट लीग नामक संस्था का गठन किया था। यानी कम्युनिस्ट लीग नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था? 1847 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के कौन से सिद्धांत की व्याख्या की है? तो भौतिकवादी सिद्धांत की व्याख्या की है कार्ल मार्क्स ने। कौन से सिद्धांत की? तो भौतिकवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। समाजवाद की उत्पत्ति के बारे में बात करें, समाजवाद की भावना का उदय 18वीं शताब्दी में किसके फलस्वरूप हुआ था? तो समाजवाद का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था।
आर्थिक दृष्टि से समाज के कितने वर्ग में बांट दिया गया था? तो आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में बांटा गया था। किसमें? पूंजीपति वर्ग में और श्रमिक वर्ग में। समाजवाद की नई विचारधारा के जनक कौन थे? तो समाजवाद की नई विचारधारा के जनक थे सेंट साइमन, फौरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स थे। यानी समाजवाद की नई विचारधारा के ये जनक थे। आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, यानी कि पहला भाग किसमें बांटा गया? तो मार्क्स से पूर्व का समाजवाद। इसको क्या कहा जाता है? मार्क्स से पूर्व समाजवाद को तो यूटोपियन कहा जाता है। और यूटोपियन का मतलब आप समझते ही हो कि ऐसे समाज की संकल्पना करना या परिकल्पना करना कि जो वास्तव में दिखता ही ना हो। तो वैसे ही समाजवाद था। कब? मार्क्स से पूर्व का जो समाजवाद था वो किस रूप में दिखता था? तो यूटोपियन के रूप में दिखता था। मार्क्स के बाद का समाजवाद किस रूप में दिखता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। मार्क्सवादी विचारकों ने इस दो समाजवाद को किसमें बांटा था? तो यूटोपियन में बांटा था और वैज्ञानिक समाजवाद नाम दिया था। यूटोपियन समाजवाद मार्क्स से पूर्व का समाजवाद था। यह समाजवाद कैसा था? जो यूटोपियन समाजवाद होता वह यह समाजवाद आदर्शवादी था। कार्यक्रमों की प्रकृति अव्यवहारिक होती थी। इसमें अधिकतर यूटोपियन कौन थे? फ्रांसीसी थे। अधिकतर यूटोपियन कौन थे? तो वो फ्रांसीसी थे और शांतिपूर्ण परिवर्तन में ये विश्वास करते थे। यानी कि अधिकतर यूटोपियन कहाँ के थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। और इसमें किसमें विश्वास करते थे? तो शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते थे। और वर्ग संघर्ष के बदले ये किस बात का विश्वास करते थे? तो वर्ग समन्वय के समर्थक थे। कौन? यूटोपियन समाजवाद। प्रथम यूटोपियन समाजवादी किसे माना जाता है? तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। सेंट साइमन का क्या मानना था? तो सेंट साइमन कहता है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। यह बात किसने कही थी? तो सेंट साइमन ने कही थी। यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया था। समाजवाद का मूलभूत नारा क्या? मूलभूत नारा समाजवाद का मूलभूत नारा क्या बना था? तो प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। चार्ल्स फेरियर के बारे में बात करें तो आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। यानी आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी कौन था? तो चार्ल्स फेरियर था। चार्ल्स फेरियर क्या कहता है? कि श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। कौन कहता है? चार्ल्स फेरियर कहता है कि श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बों में रहना चाहिए और यह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी है। किसानों के लिए इसने क्या प्लांगन बनाए थे? किसानों के लिए प्लांगन बनाए थे, जो बनाए जाने की योजना रखी थी, जो क्या रहा था? तो असफल रहा था उसकी योजना। पूछ देगा कि किसानों के लिए प्लांगन बनाए जाने की योजना किसने रखी थी? तो चार्ल्स फेरियर ने रखी थी। अब बात करेंगे लुई ब्लां के बारे में। यह फ्रांसीसी यूटोपियन था। क्या था? फ्रांसीसी यूटोपियन था, जो एकमात्र व्यक्ति था जो राजनीतिक भी था। फ्रांसीसी यूटोपियन होने के साथ साथ राजनीतिक भी था। ये कौन सा था? तो लुई ब्लां था। एकमात्र व्यक्ति था जो राजनीतिज्ञ भी था। वह कौन था? लुई ब्लां था। इसने क्या कहा था? तो इसने कहा था कि आर्थिक सुधार प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक सुधार जरूरी है। यानी आर्थिक सुधार को आर्थिक सुधार को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा सुधार जरूरी है? तो राजनीतिक सुधार जरूरी है। कौन कह रहा है? तो लुई ब्लां कर। अगर आर्थिक सुधार में राजनीतिक सुधार की बात करेगा तो वह लुई ब्लां होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी समाजवादी सुधारक थे उसमें लुई ब्लां जो था वो अकेले ही केवल राजनीतिक था। अब बात करेंगे रॉबर्ट ओवेन में। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का उद्योगपति था? तो रॉबर्ट ओवेन जो था वह इंग्लैंड का उद्योगपति था। ऐसा यूटोपियन विचारक था जो फ्रांस का नहीं था। यानी कि कौन सा यूटोपियन विचारक था जो फ्रांस का नहीं था? तो वह था रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का था? तो इंग्लैंड का उद्योगपति था। ये किसकी कल्पना करता है? तो ये आदर्श समाजवाद की कल्पना करता है। रॉबर्ट ओवेन ने कहाँ पे एक फैक्ट्री की स्थापना करी थी? तो रॉबर्ट ओवेन ने स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में न्यू लुनार्क स्थान पे। कहाँ पे? न्यू लुनार्क स्थान पे एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसने क्या किया था? कि श्रमिकों को अच्छी सैलरी दिया और महसूस किया कि मुनाफा और बढ़ गया है। उसने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि किस व्यक्ति ने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी कि सबने एक एक वक्तव्य दिया था जो जिससे जुड़ा हुआ था। रॉबर्ट ओवेन या उद्योगपति था, तो उद्योगपति है था तो उद्योग से रिलेटेड सब बोलेगा। तो क्या बोल रहा है? संतुष्ट श्रमिक जो है वो वास्तविक श्रमिक है। अभी लुई ब्लां के बाद में बात करें तो वो राजनीतिज्ञ था। एक ही यूटोपियन जो था वो राजनीतिक था। वो किसकी बात करता है? कि आर्थिक सुधार अगर करना है, प्रभावी बनाना है तो राजनीतिक सुधार करना पड़ेगा। चार्ल्स फोरियर जो था वो आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। इसलिए वह श्रमिकों को क्या कहता है? कि श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें देखने को मिल रही थी। अब बढ़ते हैं आगे किसके बारे में? कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक, कार्ल मार्क्स का समय कब से कब निर्धारित किया जाता है? तो 1818 से लेकर 1883 ईस्वी तक। यानी 1818 में पैदा हुए और 1883 में मर गए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में। ट्यूगर नदी यानी यहूदी, यानी कौन से संबंध से? तो यहूदी वंश से थे। ये वंश क्या जाति जो भी बोली जाती है यहूदी से रिलेटेड थे ये। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स था जो प्रसिद्ध वकील थे और ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था इन्होंने। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा प्राप्त की? तो कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। 1836 ईस्वी में कार्ल मार्क्स कहाँ गए? तो बर्लिन आ गए और एक उनके जीवन में नया मोड़ आया। कहाँ पे? जब ये बर्लिन आ गए 1836 में, तभी इनके जीवन में एक नया मोड़ आया।
कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे वह हीगल के विचार से प्रभावित थे। हीगल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत पे आगे चल के कार्ल मार्क्स ने कौन सिद्धांत देते हैं? तो भौतिकवाद का सिद्धांत देंगे। कार्ल मार्क्स की शादी कब होती है? तो कार्ल मार्क्स की शादी 1843 में बचपन के मित्र जेनी से होती है। राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर किसके विचारों का अध्ययन किया? तो राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर कार्ल मार्क्स ने मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का अध्ययन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर किसके विचारों का अध्ययन किया? तो राजनीतिक पर मॉन्टेस्क्यू के विचार का अध्ययन किया और सामाजिक इतिहास पर रूसो के विचार का अध्ययन किया, क्योंकि रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी और मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सेपरेशन ऑफ पावर पुस्तक की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू के विचार से इन्होंने कौन सा अध्ययन किया? तो राजनीतिक का। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक थी, तो उस पर सामाजिक इतिहास का अध्ययन किया। एंजल से मुलाकात कब होती है? तो एंजल से मुलाकात पेरिस में होती है। कहाँ पे होती है? पेरिस में। कब? 1844 ईस्वी में। एंजल से मुलाकात के बाद मार्क्स की श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसके कार्य दशाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। यानी कार्ल मार्क्स ने कब श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसके कार्यों पर अपना विचार व्यक्त करना शुरू किया? तो जब इनकी एंजल से मुलाकात होती है। एंजल के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। कब प्रकाशित किया था? तो 1848 ईस्वी में। इसे ही आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में मार्क्स ने किसका वर्णन किया है? तो समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। यानी कि किस घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है? तो किसमें? कम्युनिस्ट, यानी कि कम्युनिस्ट साम्यवादी घोषणा पत्र में। दास कैपिटल की रचना कब की थी? तो दास कैपिटल की रचना 1867 में की थी। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है और इसकी रचना कब हुई? 1867 में। मार्क्सवाद की कार्ल मार्क्स के सिद्धांत कौन कौन से? तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किस पे दिया था? तो कार्ल हीगल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद को सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत किया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद किसने दिया था? तो हीगल ने दिया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा किसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्षों की कहानी है। इतिहास क्या है? तो इतिहास वह है जो उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्षों की कहानी है। इतिहास के 5 चरण दिख रहे हैं, छठा चरण आने वाला है। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास के 5 चरण दिख रहे हैं और छठा चरण जो है वह आने वाला है। कौन सा चरण दिख रहा है? तो अग्रिम साम्यवादी युग, दासता का युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग दिख रहा है। और आने वाला युग कौन सा है? तो साम्यवादी युग आने वाला है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक कब की गई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और कार्ल मार्क्स कब हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक तो 1864 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। समाजवादी आंदोलन इतिहास की प्रथम घटना किसको माना जाता है? तो समाजवादी आंदोलन के इतिहास की प्रथम घटना अंतर्राष्ट्रीय संघ को मानी जाती है। कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1864 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मार्क्स के द्वारा। मार्क्स ने मजदूरों से क्या कहा था? तो मार्क्स ने मजदूरों से कहा था कि वे अपनी मुक्ति स्वयं है, यानी कि मजदूर अपनी मुक्ति स्वयं है। अब नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। इसका नारा क्या था? कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह बात किसने कही थी? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक जो हुई थी वह 1889 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। लंदन में होने के पीछे कारण क्यों है? क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पे आई थी? तो इंग्लैंड में आई थी। तो भाई जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पहले आएगी तो विरोध भी तो पहले वहीं होगा। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ जो स्थापित किया गया था 1884 में, कहाँ? 1864 में। कहाँ पे किया गया था? लंदन में। और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ तो कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। पहला जो हुआ था पहला लंदन में ही होगा, दूसरा कहाँ से? पेरिस में होगा। द्वितीय जो संघ हुआ था उसमें विभिन्न देश के समाजवादी दलों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सूत्रबद्ध करने के लिए कहा गया था। और यह आंदोलन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1889 को पेरिस के सम्मेलन से जाना जाता था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 20 देशों ने भाग लिया था। यानी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संघ सम्मेलन में पेरिस का जो सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने? तो 20 देशों ने भाग लिया और 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लगभग एक देश से 20 लोग आए थे। इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया? यानी द्वितीय सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया? तो इसमें प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा। किसमें निर्णय लिया गया था? कि
14 जुलाई 1889 को यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दूसरा, 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की गई। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय कहाँ पे होगा, तो ब्रुसेल्स में था। कहाँ पे था, ब्रुसेल्स में होगा, इनका मानना था। और सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाएंगे। ठीक है, ये चीजें मिल रही थी समाजवाद के रूप में। भारत में फ्रांसीसी क्रांति का उल्लेख किसने किया था, तो भारत में फ्रांसीसी क्रांति का उल्लेख राजा राम मोहन राय डेरोजियो ने किया था। किसने किया था भारत में फ्रांसीसी क्रांति का उल्लेख, तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने किया था। कहाँ के सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, यानी कि कहाँ के लोग पूरा आमूल समाज के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। आमूल का मतलब पूर्ण रूप से समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, तो यूरोप के। उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे, तो उदारवादी जो राष्ट्र चाहते थे उसमें जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, वैसा राष्ट्र चाहते थे उदारवादी। उदारवादी किस सत्ता के विरोधी थे, तो उदारवादी वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। उदारवादी किसके पक्षधर थे, तो उदारवादी सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों के पक्षधर थे। उदारवादी का क्या मानना था, तो सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उदारवादी कैसी सरकार के पक्षधर थे, तो उदारवाद जो थे उदारवादी वह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित, किसके पक्षधर थे, तो समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित थे। वो कैसे प्रतिनिधित्व चाहते थे, जो समूह पे निर्धारित हो। ठीक है, अकेले न हो, व्यक्तिगत न हो, अकेले न हो, किस पे हो, तो समूह में हो जो प्रतिनिधित्व हो। शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन का कार्य चलाया जाए। कौन सा समुदाय लोकतंत्रवादी नहीं था, तो उदारवादी जो था वह लोकतंत्रवादी नहीं था। यह किसका था, तो ये संविधान चाहते थे और संविधान के साथ साथ ये राजतंत्र का समर्थक थे, यानी कि जो राजतंत्र ही रहे लेकिन वो किसकी तरह रहे, तो संविधान के अनुसार चले। किसका मानना था, उदारवादियों का मानना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा समुदाय जो है वह लोकतंत्रवादी नहीं था, तो वह था उदारवादी। उदारवादी लोकतंत्रवादी क्यों नहीं था, तो सभी लोगों को वोट देने के पक्ष में नहीं था और वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को होना चाहिए, इनका मानना था। किसका, उदारवादियों का मानना था। उदारवादी लोकतंत्र इसलिए नहीं कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह सभी लोगों को वोट देने के पक्ष में नहीं थे और वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों का होना चाहिए। यूरोप में प्रायः किस धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो यूरोप में प्रायः किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च का समर्थन करती थी। रेडिकल समूह किस प्रकार की सरकार के पक्षधर थे, तो रेडिकल समूह जो था वह देश की आबादी के बहुमत के समर्थक पर जो हो उस सरकार का समर्थन करते थे। रेडिकल समूह किसके मताधिकार का समर्थन करते थे, तो रेडिकल जो थे वह महिला मताधिकार का भी समर्थन करते थे, लेकिन उदारवाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं करते थे। रेडिकल महिला मताधिकार के समर्थन करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला। तो रेड एरिया। रेडिकल समूह किस मामले में उदारवादी से विपरीत मत रखते हैं, तो रेडिकल और उदारवादियों के विपरीत मत जो हैं वह बड़े जमींदार और उद्योगपतियों के प्राप्त विशेषाधिकार से दोनों के विचार मैच नहीं करते हैं। रेडिकल किसका समर्थन करते हैं, तो रेडिकल निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। रेडिकल किसका विरोध करते हैं, तो रेडिकल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते हैं। रूढ़िवादी तबका किसका विरोध करता है, तो रूढ़िवादी तबका जो था वह रेडिकल और उदारवादी दोनों का विरोध करता है। रूढ़िवादी कब बदलाव को स्वीकार करने लगे, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादियों ने बदलाव को स्वीकार करने लगे। रूढ़िवादी किस शताब्दी बदलाव का विरोध कर रहे थे, तो 18वीं शताब्दी तक बदलाव का विरोध कर रहे थे। रूढ़िवादी कब आकर बदलाव स्वीकार करने लगे, तो 19वीं शताब्दी तक आकर ये बदलाव को स्वीकार करने लगे। रूढ़िवादी तबका कैसे बदलाव को स्वीकार किया, तो अतीत को ध्यान में रखकर बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे हो, इस प्रक्रिया को इन्होंने स्वीकार किया था। उदारवादी और रेडिकल किन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो उदारवादी और रेडिकल जो थे वह निम्नलिखित समस्याओं को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें थी कारखानों के काम करने का समय, मजदूरी, बेरोजगारी और आवास की जो साफ सफाई करते थे उनके प्रति। रेडिकल और उदारवादी का समाज के साथ काफी धनी वर्ग था, यानी कि रेडिकल और उदारवादी का जो समाज था उसमें कैसा था, तो काफी धनी वर्ग था। धन इकट्ठा करने के लिए क्या चाहते थे, मजदूर स्वस्थ हों और पढ़ा लिखा होना चाहिए। रेडिकल और उदारवादी किसके विरोध में एक साथ थे, तो जन्मजात विशेषाधिकारों के विरोध में थे। कौन, रेडिकल और उदारवादी। रेडिकल और उदारवादी को गहरा विश्वास किसमें था, कि गहरा विश्वास था कि व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में इनको गहरा विश्वास था। रेडिकल और उदारवादी की मान्यता क्या थी, रेडिकल और उदारवादी की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है बिना रोक टोक काम करने का मौका मिले और इस प्रकार समाज तरक्की कर सकता है। तो यह रेडिकल और उदारवादी दोनों की मान्यता थी। 19वीं सदी के शुरुआत में कामकाजी महिला और पुरुष रेडिकल और उदारवादी की तरफ क्यों आकर्षित हुए,
क्योंकि ये दोनों वर्ग उनका समर्थन करने के लिए लड़ने को तैयार थे। यूरोप में बनी 1815 वाली सरकार से छुटकारा पाने के लिए कौन सा वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में था? तो राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल ये पक्ष में थे। किसकी? जो 1815 में सरकार बनी थी उसके विरोध में या उनके प्रति आंदोलन करने के लिए कौन कौन थे? तो राष्ट्रवादी थे, उदारवादी थे और रेडिकल थे। राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल के लोग क्रांतिकारी किन किन देशों में हुए? तो फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रूस में हुए थे। ये क्रांतिकारी क्या प्रयास करने लगे? तो राजाओं के तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे? तो जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद कौन इटली का राष्ट्रवादी राजा के खिलाफ साजिश रचा था? तो 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी राजा के खिलाफ साजिश रचने वाला गियुसेप्पे मैज़नी था। कौन था? गियुसेप्पे मैज़नी था। समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा क्या कहलाती है? तो समाजवाद कहलाती है। यूरोप में समाजवाद की विचारधारा कब आई? तो यूरोप में समाजवाद की विचारधारा 19वीं सदी के मध्य में आई थी। कब आई थी यूरोप में समाजवाद की विचारधारा? तो 19वीं सदी के मध्य में आई थी, यानी 18वीं शताब्दी के बाद। समाजवादी किसके विरोधी थे? तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी सारी समस्याओं का जड़ किसे मानते थे? तो निजी स्वामित्व की व्यवस्था को सारी समस्याओं का जड़ मानते थे। निजी स्वामित्व को समस्या की जड़ क्यों मानते थे? तो व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचता है। समाजवादी को कैसे विचार में दिलचस्पी थी? कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्यम में। इंडियाना या अमेरिका में एक नया समन्वय या न्यू हार्मोनी का समुदाय बनाने का प्रयास किसने किया था? तो इंग्लैंड का उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। किसका मानना था कि सरकार पूंजीवादी उद्यमी के जगह सामूहिक उद्यमियों को बढ़ावा दे? फ्रांस में लुई ब्लांक जो था वो उसका मानना था कि सरकार पूंजीवादी उद्यमी के जगह सामूहिक उद्यमी को बढ़ावा दे। किसका मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? तो कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने भविष्य के समाज को क्या नाम दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने भविष्य के समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट नाम दिया था। किस दशक तक समाजवाद का विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था? तो 1870 के दशक तक समाजवाद का विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया था। समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया था? तो द्वितीय इंटरनेशनल 1889 पेरिस में किया था। और सबसे पहला इंटरनेशनल का गठन कब किया गया था? 1864 में। तो दूसरा में क्या पूछा है, ध्यान देना है कि समाजवादियों ने अपने प्रयासों में, यानी कि इन्होंने जो प्रयास किया था उन प्रयासों में समन्वय लाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया? तो द्वितीय इंटरनेशनल का। पहला में उन्होंने स्थापना की थी और दूसरा में जो समन्वय लाने का प्रयास किया था उसका के लिए किया था। कहाँ के मजदूरों ने अपनी स्थिति में सुधार के लिए संगठन बनाना शुरू किया? तो इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने जो संगठन बनाया था उसने अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए क्या किया? तो कोष स्थापित किए, काम के घंटों में कमी की, मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया। मजदूरों का संगठन किसके साथ गहरा रिश्ता रखा हुआ था? तो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, जर्मनी में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उससे मजदूरों का संगठन जो था वो गहरा रिश्ता रखा हुआ था। किससे? जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से मजदूरों का गहरा रिश्ता था। मजदूरों का संगठन इस पार्टी की किस चुनावों का समर्थन करते थे? तो संसदीय चुनावों में समर्थन करते थे। ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियनों के आंदोलनकारियों ने कौन सी पार्टी बना ली थी? तो लेबर पार्टी बनाई थी। लेबर पार्टी किसने बनाई थी? तो ब्रिटेन के समाजवादी। किसने? ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी बनाई थी। लेबर पार्टी किसने बनाई थी? तो समाजवादियों और ट्रेड यूनियनों ने मिलकर। लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लेबर पार्टी की स्थापना 1905 में हुई थी। फ्रांस के किस प्रकार पार्टी का गठन किया गया था? फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। यूरोप में कब तक समाजवादी कहीं की सरकार नहीं बना पाई थी? यानी यूरोप में कब तक समाजवादी जो थे वो कहीं भी सरकार नहीं बना पाए थे? तो 1914 तक जो समाजवादी थे यूरोप में कहीं भी इनकी सरकार नहीं बनी थी। सरकार में समाजवादियों की क्या भूमिका रही थी? तो संसद में, सरकार में समाजवादियों की भूमिका यह रही कि संसद में इनकी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में थी और कानून बनवाने में भी यह अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यानी समाजवादियों की सरकार में भूमिका किस क्षेत्रों में थी? तो इनकी जो प्रतिनिधित्व की संख्या थी वो ज़्यादा भी रहती थी और कानून बनवाने में भी योगदान देते थे। सरकार में किस वर्ग का दबदबा था? तो जो सरकार थी उसमें रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलवादी जो थे इनका जबरदस्त दबदबा था। पेरिस की नगर परिषद पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई कैसी सरकार थी? तो पेरिस की नगर परिषद पर जन सरकार की सरकार थी। किसकी सरकार थी? जन सरकार की। जन सरकार ने किस पर कब्जा किया था? तो पेरिस नगर की नगर परिषद पर। पेरिस की नगर परिषद पर जन सरकार ने कब्जा किया था। कब? 1871 में। मार्च और मई 1871 में विद्रोह छिड़ गया था। पेरिस की नगर परिषद को क्या कहा जाता था? तो पेरिस की नगर परिषद को पेरिस कम्यून कहा जाता था।
पेरिस कम्यून की उथल पुथल होने का कारण क्या था? तो फ्रांसीसी सरकार की जो नीति थी वहीं पेरिस कम्यून के उथल पुथल होने का कारण बनी थी। पेरिस कम्यून को किसने कुचल डाला? तो सरकार की टुकड़ी जो थी उसने पेरिस कम्यून को कुचल डाला। पेरिस कम्यून को सरकार टुकड़ियों के द्वारा कुचलने के बाद भी समाजवादी क्रांति की पूर्ण पीठिका के रूप में किसने जश्न मनाया? तो दुनिया भर के समाजवादियों ने जश्न मनाया था। पेरिस कम्यून को किन दो चीज़ों के लिए याद किया जाता है? तो पेरिस कम्यून जो है वह मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना में हुआ था। यानी कि मजदूरों के लाल झंडे का उदय किस घटना में हुआ था? तो मजदूरों के लाल झंडे का उदय पेरिस के कम्यून की घटना में हुआ था। कब घटना घटी थी? 1871 में। क्रांतिकारियों ने अपने लिए कैसा झंडा चुना था? तो लाल झंडा चुना था। मजदूरों के लाल झंडे का उदय किस घटना से हुआ? तो पेरिस कम्यून से हुआ था। पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक कौन बना? तो मार्सियेस बना था। कौन बना था? मार्सियेस बना था। मार्सियेस को कब युद्ध गीत के रूप में लिखा गया? तो मार्सियेस को 1792 में युद्ध के गीत के रूप में लिखा गया था, जब नेशनल असेंबली ने किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? तो प्रसा इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी।